नमस्कार, अनादि टीवी में आप सबका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। दरअसल कैंसर जागरूकता दिवस पर सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कैंसर के मरीज आखिर क्यों बनते हैं। अनुवांशिकता अलग विषय है, लेकिन आजकल बहुत से मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिनमें कोई अनुवांशिक इतिहास न होने के बावजूद बहुत से लोगों को कैंसर की बीमारी हो जाती है। और इसका कारण एक तरफ तो खाने पीने की चीजों को पैदा करने में अंधाधुंध उर्वरक, पेस्टिसाइड, दवा आदि का उपयोग होना है, तो दूसरी तरफ हमारी विलासितापूर्ण जीवन शैली है। ऐसी स्थिति में जैविक खेती अपनाकर और अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर हम कैंसर जैसी महामारी से लड़ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा ये जरूरी है जागरूकता, क्योंकि कैंसर भी लाइलाज नहीं है, बशर्ते इसका पहली स्टेज में पता लग जाए। आज इसी विषय पर विमर्श करते हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे हम अपनी प्राकृतिक जीवन शैली से दूर होते जा रहे हैं, कैंसर के करीब आते जा रहे हैं। कैंसर जागरूकता दिवस पर एक तरफ तो हमारी जीवन शैली को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, तो दूसरी तरफ कैंसर की महामारी को लेकर भी सारी दुनिया चिंता व्यक्त कर रही है। भारत में भी कैंसर पूरे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। इन दिनों ओरल कैंसर और महिलाओं में स्तन कैंसर के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन अगर समय रहते पहचान हो जाए तो इसका इलाज संभव है। इस दिन के माध्यम से हम कैंसर के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में सालाना 13 लाख से अधिक नए कैंसर मामलों का निदान किया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता पहला कदम है। जागरूकता की कमी जोखिम बन सकता है। कैंसर के मामलों में अक्सर देरी से पहचान की जाती है, जो मौत का बड़ा कारक है। शीघ्र पता लगाना और समय पर इलाज शुरू होने से मरीज की जान बचाई जा सकती है। कैंसर की बात करें तो पुरुषों में फेफड़े और मुंह के कैंसर के अधिक मामले सामने आते हैं। पुरुषों में फेफड़े व मुंह, जीभ, प्रोस्टेट और गले के कैंसर के मामले सर्वाधिक पाए जाते हैं। इन सभी कैंसरों में फेफड़ों का कैंसर सबसे प्रमुख है। अनुमानित 25% पुरुष फेफड़े के कैंसर से पीड़ित हैं। भारत में पुरुषों में फेफड़ों के कैंसर की उच्चतम घटना दर कोलकाता से रिपोर्ट की गई है। तंबाकू की वजह से पुरुष फेफड़ों और मुंह के कैंसर के शिकार हो रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 41% पुरुषों में कैंसर का कारण तंबाकू का सेवन है। इसके अलावा महानगरीय क्षेत्रों में फेफड़ों के कैंसर के लिए वायु प्रदूषण और व्यावसायिक जोखिम जैसे कारक भी योगदान करते हैं। वहीं महिलाओं में स्तन, पित्ताशय और गर्भाशय कैंसर के शीर्ष मामले सामने आ रहे हैं। स्तन कैंसर अब महिलाओं के लिए प्राथमिक चुनौती बन गया है। नए मामलों में लगभग 24.8% महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित हैं। हाल के अध्ययनों में स्तन कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि का रुझान देखा गया है। स्तन कैंसर की बढ़ती व्यापकता का संबंध बदलती जीवन शैली से है। गर्भधारण में देरी, स्तनपान कम करवाना, बढ़ता तनाव, मोटापा और जागरूकता की कमी या इलाज में देरी जैसे कारक इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं को नियमित स्तन स्वपरीक्षण और 40 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को नियमित मैमोग्राफी करवानी चाहिए, ताकि रोग का पता शुरुआती चरण में चल सके। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैंसर किन वजहों से होता है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या होते हैं और हम निजी जिंदगी में कौन सी ऐसी चीजें होंगी जिनका हम सावधानी बरत कर या जिनका इस्तेमाल करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ डॉक्टर संजोग जायसवाल, कैंसर विशेषज्ञ, जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका संजोग जी अनादि टीवी में। धन्यवाद। बिल्कुल संजोग जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि कैंसर अब तेजी से बढ़ता हुआ एक ऐसी बीमारी हो गई है जो अब हर दूसरे व्यक्ति में कहीं ना कहीं इसके लक्षण पाए जाने लगे हैं। इसके पीछे प्रमुख वजह क्या है और भारत में तेजी से बढ़ता ये कैंसर आखिर किस कारण की वजह से इतना और अब उग्र होता जा रहा है और लोगों में ये कैंसर की जो बीमारियां हैं वो फैलती जा रही है? इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? जैसे आपने जो एक वीडियो इसमें पहले चलाया था, तो इस वीडियो में काफी सटीकता से आपने चीजें बताई कि बदलती जीवन शैली, तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थों का सेवन,
अपने आसपास में एनवायरमेंटल पोल्यूशन और शारीरिक निष्क्रियता, बदलती जीवन शैली। अगर हम स्तन कैंसर की बात करें महिलाओं में, तो आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाएं काफी करियर ओरिएंटेड हो रही है, और उस चक्कर में ये गर्भधारणा जो है वो अधिकतर उम्र में हो रही है। तो ये एक प्रमुख कारण हो सकता है स्तन कैंसर होने का। कम स्तनपान, उसके बाद में मानसिक तनाव, और 10% लोगों में पारिवारिक हिस्ट्री, ये कैंसर के प्रमुख कारण पाए जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन एक और मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि जो जेनेटिक्स आपने जिक्र किया कि ये कैंसर जेनेटिक्स भी हो सकता है, कि अगर परिवार में किसी को कैंसर रहा हो तो ये संभव है कि शायद वो जीन्स उसके अंदर ट्रांसफर हुए हों, जिसकी वजह से ये बीमारी का खतरा उसके अंदर पनपने का कुछ आशंका है। लेकिन अगर इसी के इतर हम देखें, चूंकि जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे कैंसर है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तो शुरुआती वो कौन से लक्षण होते हैं जिनसे ये समझ सके कि हमें कैंसर के लक्षण हैं, या संभवतः आने वाले दिनों में या इस प्रकार की जो बीमारी है वो हमारे अंदर पनप सकती है, क्योंकि जब व्यक्ति को पता चलता है उस समय तक बहुत देर हो चुकी होती है। इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा है। बहुत सारे व्यक्तियों में, बहुत सारे पेशेंट्स में उनको पता ही नहीं होता है कि कैंसर की शुरुआत हो चुकी है। तो शुरुआती दौर में इसके लक्षण, ये आम बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। जैसे हम स्तन कैंसर की बात करें तो शुरुआती दौर में लगभग 90% महिलाओं में ये स्तन में एक गठान रहती है जिसमें कोई दर्द नहीं होता, और धीरे धीरे ये गठान बढ़ते रहती है। तो कोई भी महिला आसानी से मान ले कि इसमें दर्द नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग निग्लेक्ट किया जाए, बट यही जगह पे चूक हो जाती है। तो कोई भी गठान अगर साइलेंटली बढ़ रही है तो आप इसको समय पे इसकी जांच करवाइए। बाकी जो लक्षण स्तन कैंसर के होते हैं उसमें, जैसे निप्पल वाले एरिया से जहाँ से स्तनपान होता है उसमें से कोई भी असामान्य रूप से स्राव हो रहा है, जो स्तन की रचना है, संरचना है, उसमें साइज शेप में बदलाव हो, सिमेट्री में बदलाव हो रहा है, बगल में कोई गठान आ रही है, और जब ये कैंसर स्तन से छूट के बाहर जाने लगता है, पूरे शरीर में फैला होता है, तो कोई हड्डी के जगह में निरंतर दर्द तो नहीं हो रहा है जिससे रात में नींद भी खुल जा रही है। उसके बाद में वजन कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, निरंतर खांसी चल रही है जो सामान्य रूप से नहीं होती, जैसे सर्दी खांसी के बाद में जो खांसी चलती वो अपने आप ठीक हो जाती। अगर ये लंबे समय तक लक्षण चल रहे हैं, मान के चलिए 3 हफ्ते से ज्यादा, तो इसको हम को जरूर कैंसर का जो डाउट है वो रोल आउट करना चाहिए। अगर बाकी हिस्सों के कैंसर की हम लोग बात करें, जैसे मुंह और गले के कैंसर की बात करें, अगर मुंह में कोई भी नॉर्मल छाला हो जाता है और ये छाला लंबे समय तक चलता है, 3 हफ्ते से ज्यादा समय तक, और अपने आप ठीक नहीं होता ट्रीटमेंट करने के बाद में, नॉर्मल जो दवाई गोली लेते हैं, तो इसको हम लोगों ने ये छालों को, ऐसे छालों को हमने कैंसर की संभावना रखनी चाहिए। गर्दन में कोई गठान है जो धीरे धीरे बढ़ रही है और दवाई गोली लेने पे भी ठीक नहीं हो रही, तो ये भी एक कैंसर का लक्षण हो सकता है, खास करके ऐसे लोगों में जिन्होंने लंबे समय तक तंबाकू और तंबाकू जन्य पदार्थों का उपयोग किया है और उपयोग करके छोड़ भी दिया है। कई बार यही धारणा रहती कि हमने, अभी तो हम लोग एक्टिवली नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप लंबे समय तक तंबाकू पदार्थों का उपयोग करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों में भी कैंसर होने की संभावना काफी हद तक ज्यादा रहती है। बिल्कुल, यानी कि कई सारे ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम शुरुआत में पहचान सकते हैं, जिसकी वजह से हम समय पर अगर इलाज लें तो कहीं ना कहीं अगर पहली या दूसरी स्टेज पर हमें ये पता चल जाए कि अगर कैंसर के लक्षण हमारे अंदर पनप रहे हैं या कैंसर हमारे अंदर पनप रहा है, तो हमें उसी स्टेज पर हम उसे खत्म कर सकते हैं या हम उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा, आपसे और भी मैं आगे चर्चा करूंगी। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर अर्पित, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो अनादि टीवी में। बिल्कुल, चूंकि कैंसर दिवस है आज और कैंसर पर हम बात कर रहे हैं,
इसके पहले भी हमने चर्चा की और डॉक्टर संजोग जी से, उन्होंने भी हमें बताया कि कितने अलग अलग जो लक्षण हैं कैंसर के, वो हम शुरुआती स्टेज में ये भाप सकते हैं कि वो लक्षण हमारे अंदर पनप रहे हैं, जो कि एक संकेत दे रहे हैं कि आप या तो डॉक्टर से कंसल्ट कराइए, जांच कराइए, कहीं आपके अंदर वो कैंसर के लक्षण तो नहीं। आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी डॉक्टर अर्पित जी कि कैंसर के लगभग ये कितने प्रकार होते हैं और क्या सभी के लक्षण सेम होते हैं कि हमें जिस तरह से डॉक्टर संजोग जी ने कुछ हमें चीजें बताई कि कहीं गठान अगर पड़ रही है तो संभवतः वो कैंसर का एक लक्षण हो सकता है, मुंह में छाले हैं तो कैंसर का लक्षण हो सकता है, ऐसे क्या जितने भी प्रकार के जो कैंसर हैं उनके लक्षण सेम होते हैं? महिला और पुरुषों में क्या ये लक्षण सेम होते हैं या दोनों में अलग अलग तरह से ये लक्षण हम भाप सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इस कि कभी भी कैंसर को हम किसी भी स्टेज के बारे में तो कभी भी नॉर्मल एक टाइप हो, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति के हिसाब से ऑर्गन्स में हमें किसी भी प्रकार की अगर कोई भी ऑर्गेनिक प्रतिक्रिया दिख रही हो तो निश्चित रूप से जैसे कि सर ने बताया डॉक्टर अर्पित जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जी चलिए एक बार फिर से हम डॉक्टर अर्पित जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजोग जी की ओर हम रुक कर लेते हैं। संजोग जी, चूंकि हम इसके पहले भी आप चर्चा कर रहे थे कि जो जेनेटिक्स है कहीं ना कहीं वो भी एक लक्षण हो सकता है, लेकिन जेनेटिक्स तो चलिए ठीक है, एक है कि अगर उसके परिवार में किसी पीढ़ी में किसी को कैंसर हुआ हो तो संभवतः वो जीन्स उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएं। दूसरा जो प्रमुख कारण आपने बताया कि जो लोग ज्यादातर तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर धूम्रपान ज्यादा करते हैं तो उन्हें भी कैंसर बहुत जल्द उन्हें कैंसर अपनी चपेट में ले सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम जो हमारे जीवन शैली की अगर बात करें, चूंकि अब ज्यादातर लोग जॉब, जिस तरह से आपने कहा कि महिलाएं हों या पुरुष हों, सब करियर ओरिएंटेड होते हैं, किसी के पास अब इतना समय नहीं रहा कि अब वो घर में अपना खाना बनाकर खा सके या डेली या सुबह शाम दोनों का वो जो फूड है, जो कंजप्शन है, वो घर में ही अपना बनाकर खा सके। तो कई बार समय की व्यस्तता के चलते बाहर से भी लोग खा लेते हैं और जो मार्केट में हम देख रहे हैं कि दूध, सब्जी, फल ये जो मिल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं उतने हाइजीन और उतनी प्योरिटी के साथ नहीं मिल पा रहे जितना पहले हमें मिल जाते थे। तो इसके क्या ये प्रमुख कारण भी हो सकते हैं, हमारा खान पान, हमारा वातावरण? डॉक्टर संजोग जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। डिवाइस को अनम्यूट कीजिए अपने। यस यस तो जैसे आपने बताया कि खान पान वाली चीजें हैं, इनका अहम रोल रहा है कैंसर ये बीमारी होने में। तो हम लोग एक तो हम जो खान पान वाली चीजें हैं वो सही चीजें खाइए। जैसे हम अगर देखें कि हमारे जो पूर्वज लोग थे, हमारे जो ये है, जैसे हमारे दादा है, दादी है, ये लोग सही मात्रा में सही चीजें खाते थे और सही समय पे खाते थे। तो हम लोग इस चीज का ध्यान दें कि हम जो चीज खा रहे हैं वो अच्छी मात्रा में खाएं। दूसरा, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब चीजें, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें अपने शरीर के लिए हानिकारक हैं। ये सब में फैटी सब्सटेंसेस ज्यादा रहते हैं और इनमें कैंसर होने की अगर आप निरंतर रूप से खाते रहें तो इसमें कैंसर होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाद में हम लोग सही समय पे, देखिए हर एक अपने जीवन शैली में व्यस्त है, लेकिन समय हमको अपने आप के लिए निकालना पड़ेगा। हमको एक सही जो जीवन का शेड्यूल है, डेली का जो शेड्यूल है, वो अपने लिए प्लान करना पड़ेगा। तो अगर हम ये सारी चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं और दूसरा हम जो जैसे आजकल लोग अपने घर पे ही सब्जी और ये सारी चीजें ग्रो करने लगे हैं, तो हम लोग जो हेल्दी जगह से जो फूड है, जो सब्जियां हैं, वो लें। तो ऐसे चीजों में फिर जो पेस्टिसाइड्स है और ये सब चीजें हैं, इनकी मात्रा नहीं के बराबर होती।
तो ये सारी चीजों का एक्सपोजर हमारे शरीर में नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कि कई ऐसे मापदंड हैं जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। ये कैंसर सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज पे ही निर्धारित नहीं करता कि अगर आप धूम्रपान नहीं करते हैं, अगर आप तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कैंसर के लक्षण ना हो या कैंसर आपको ना हो। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। एक बार फिर से हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी की ओर रुख कर लेंगे। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अर्पित जी, हमने चूंकि कैंसर के लक्षणों के बारे में तो बात कर ली कि आखिर किन किन वजहों से कैंसर की जो बीमारी है वो हो सकती है, किन चीजों का हमें बचाव करना चाहिए, लेकिन अगर हम इलाज के नजरिए से देखें तो चूंकि पहले कैंसर को एक बहुत बड़ी बीमारी माना जाता था कि कैंसर ये समझा जाता था कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया तो उसका इलाज लगभग असंभव है। लेकिन अब चूंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो हमारे पास कई ऐसी तकनीकें आ गई हैं जिससे हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि कैंसर को हम किस स्टेज तक हरा सकते हैं और इसके क्या इलाज की प्रक्रिया होती है? बिल्कुल, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है कि आपने एक मेडिकल साइंस की जीत के बारे में बात की है, जिसमें हम बात करेंगे कैंसर पे किस तरीके से हम पॉजिटिव दृष्टिकोण से जीत की विजन के काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अभी कैंसर के इलाज के लिए मेडिकल साइंस में बहुत सारी प्रचलित विधियां जो ऑलरेडी चल रही है, जिसमें सर डॉक्टर जायसवाल भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, कि ज्यादातर कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो शुरुआती अवस्था में जब हमें डायग्नोस्टिक वे में शुरू में अगर पता चल जाता है तो वो इलाज हमारे लिए बहुत ही आसान तरीके से होने की उम्मीद होने में चांस ज्यादा रहता है। क्योंकि शुरुआती लेवल पर जब लक्षण पता चलते हैं, स्टेज 1 या 2 के कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं, उसको मेडिकल साइंस में आप ट्रीटमेंट के हिसाब से पॉजिटिव दृष्टिकोण से बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अगर किसी कारण से वो स्टेज आगे बढ़ जाती है, जैसे कि मैं बात करूंगा, कई प्रकार के कैंसर के टाइप्स होते हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, इस तरीके से मेलेनोमा, बहुत सारे टाइप्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें स्टेज 3 और 4 के पेशेंट जब मेडिकल साइंस में आते हैं तो निश्चित रूप से उस समय मेडिकल साइंस को उन पेशेंट्स की उम्मीदों को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट पार्ट से, तो चूंकि ज्यादातर कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो प्रचलित विधियां हैं उसमें ऐसा बताया जाता है, उसमें जो सबसे पहले कि आप अगर कोई भी प्रकार की गठान है तो या तो आप कीमो करें, उसको एक तरीके से कम करें, या फिर उसको सर्जरी के माध्यम से हटाएं, और उसके बाद जब उसकी बायोप्सी रिपोर्ट के बाद हम देखते हैं कि उसमें कैंसर की पुष्टि या स्टेज हमें पता चलती है, तो उस हिसाब से कीमो के डोजेस कि वो किस लेवल तक बढ़ चुका है, कितनी उसकी मेटास्टेटिस और आगे जा चुकी है, इस संभावना को देखते हुए कीमो के डोजेस को डिसाइड किया जाता है। और साथ में अगर हम बात करें तो रेडिएशन एक हमारा एक उपयुक्त जो मोड होता है जो दिया जा सकता है कि गठानों को टारगेट करते हुए रेडिएशन का फायदा दिया जाए। और किसी कारण से जब सब कुछ करने के बावजूद भी पेशेंट थोड़ा सा आगे की अवस्था में जाता है या रिकरेंस के मोड में आने लग जाता है, तो मेडिकल साइंस उसमें इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी की बातें बताता है कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं और साथ में टारगेट थेरेपी के माध्यम से कैंसर के सेल्स को टारगेट करें। तो इस तरीके से मेजर मोड में हम बात करें तो जो प्रचलित मेडिकल साइंस है उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये जो 5 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं वो कैंसर के इलाज में दी जाती है। मैं अब चूंकि इस सिस्टम में एक और चीज एड ऑन करना चाहूंगा कि ज्यादातर जो पेशेंट, चूंकि मैं बीइंग एक होम्योपैथ जो कि मैं क्रिटिकल और सर्जिकल पेशेंट्स को डील करता हूँ, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि ज्यादातर कीमो, रेडिएशन, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी टारगेट करने के बावजूद भी कहीं एक होपलेस वाली स्थिति में जब आने लग जाते हैं, तो खास करके स्टेज 4 के ऐसे पेशेंट या स्टेज 3 के बाद के जो एडवांस लेवल के पेशेंट जब हमसे कांटेक्ट करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम मेडिकल साइंस में एक ऐसी विधा का जो प्रयोग करें जिसमें हम होम्योपैथी को सुपर स्पेशलिटी वर्जन बनाकर किसी भी तरीके से एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया जाए और पेशेंट के बॉडी रिस्पॉन्स को, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को बढ़ाया जाए, ताकि जितनी इम्यूनिटी हम जब बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंट्स के लिए जो बॉडी रिस्पॉन्स जब बढ़ता है तो वो पेशेंट कैंसर से फाइट कर पाता है। और जितना वो पेशेंट की इम्यूनिटी हम बढ़ाते हैं उस सही टाइम पर सही तरीके से हम होम्योपैथी दवाइयों को एग्रेसिव ट्रीटमेंट कर उस बीमारी पर, कैंसर पर अटैक भी करते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि हम पेशेंट को घर पर रहकर भी बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडियोथेरेपी, बिना सर्जरी, बिना टारगेट थेरेपी, बिना किसी इम्यूनोथेरेपी, ये 5 काम हम अपनी दवाइयों से कोशिश करते हैं कि मिलाकर एक जैसा, इनके जैसा काम करें। और किसी भी स्थिति में हमें मेडिकल साइंस का जो होप है कि अगर पेशेंट को सबने मना कर दिया है, कहीं ना कहीं से अगर कह दिया गया है कि अब कई बार ऐसे स्टेज आते हैं जब पेशेंट होपलेस अवस्था में आते हैं, मेडिकल साइंस कह चुका होता है कि हमने पूरी कोशिश की और उसके बावजूद भी
हो सकता है कि हम इससे ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स के बारे में आप मेरे जब यूट्यूब के चैनल पर या वेबसाइट पर जाकर देखते हैं तो निश्चित रूप से एक आपको होप मिलती है कि ऐसे पेशेंट्स में भी हमारे प्रयासों में कमी नहीं होना चाहिए। और अगर सुपर मोनोपैथी जो एक वर्षन जो हमने जो एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे केसेस में भी हमने देखा है कि 9-9 सेंटीमीटर की गठान जो कि ऑपरेशन की स्टेज में नहीं है, लोगों ने डिसॉल्व किया। ऐसे पेशेंट जो कीमो के बावजूद भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं या रिकरेंस आ रहा है, ऐसे पेशेंट्स में 8-9 साल से वो पेशेंट आज भी हमारे सामने कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेडिकल साइंस की जीत होनी चाहिए। सिस्टम कोई भी हो, हमें अल्टीमेटली कैंसर के पेशेंट्स को पॉजिटिविटी देते हुए उसके लिए प्रयास करना है। एक बीइंग अ डॉक्टर हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं करना चाहिए। सभी सिस्टम मेहनत करते हैं, एलोपैथी एक डिफाइंड सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो पूरी मेहनत करता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी अगर पेशेंट का बॉडी रिस्पॉन्स नहीं एक्टिव हो पा रहा है या बीमारी आगे बढ़ रही है, स्टेज आगे बढ़ चुकी है, तो मेरा इस आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस डे एक प्रोग्राम है, निश्चित रूप से ये आज लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत भी है कि उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसे स्टेज पर भी आप होम्योपैथी में ये सुपर स्पेशलिटी मोनोपैथी जो नया कंसेप्ट है उसका फायदा लेकर अपनी मदद कर सकते हैं। और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऐसे केसेस में जो प्रेरणा के लिए हमारे पास जो अपडेट्स आए हैं उसको आप बताकर भी लोगों की एक प्रेरणा ले सकते हैं और लोगों का विजन बढ़ा सकते हैं। पॉजिटिविटी के साथ उनको मैनेज करें। हमें कैंसर से डरना नहीं है, उससे जीतने के लिए उससे लड़ना है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ मेडिकल साइंस का पूरा बेस्ट प्रयोग करें, जिसमें एलोपैथी, होम्योपैथी और इवन जो अलाइड सिस्टम है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम साथ मिलकर भी अगर प्रयोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से, क्योंकि होम्योपैथी का जो सिस्टम है वो नेचुरल है, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो इंटरनली जब इम्यूनिटी बढ़ती है तो आप साथ में अगर कीमो, रेडिएशन, सर्जरी भी अगर कराते हैं तो आप इस ट्रीटमेंट को साथ में भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका बैकअप ट्रीटमेंट हमेशा आपकी बॉडी रिस्पॉन्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। बिल्कुल। किसी भी बिल्कुल वाकई, और कहीं ना कहीं चूंकि अब हमारा मेडिकल साइंस बहुत इम्प्रूव हो चुका है, तो अब चाहे स्टेज 1 हो या 2 हो, हालांकि स्टेज 1 और 2 में जो लोगों में क्योर करने की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन ये नहीं है कि अगर स्टेज 4 का कैंसर किसी व्यक्ति में है तो वो उम्मीद ना छोड़े। कहीं ना कहीं मरीज की और उस पेशेंट की विल पावर होना बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर से विल पावर आए कि चाहे कैंसर का स्टेज 4 हो या 3 हो, हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं और हम सही सलामत और एक सुरक्षित होकर हम घर वापस लौट सकते हैं। क्योंकि मेडिकल साइंस अब चूंकि काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, कई ऐसी नई नई तकनीकें आ गई हैं जिसकी वजह से अब हम इस बीमारी से भी जंग लड़ सकते हैं और इसमें जीत भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही अनादि टीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि आज कैंसर दिवस है और कैंसर दिवस पर विशेष आज हमने चर्चा की कि आखिरकार कैंसर के क्या लक्षण होते हैं, और शुरुआत में अगर उन लक्षणों को हम भांप लें और सही दिशा में इलाज लिया जाए तो कैंसर जैसी इस बीमारी को भी हम हरा सकते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मरीज की और उस पेशेंट की विल पावर है कि उसके अंदर ये आत्मविश्वास हो, ये भरोसा हो मेडिकल साइंस पर कि चाहे किसी भी स्टेज का कैंसर हो, वो मेडिकल साइंस और हमारी नई तकनीकों की सहायता से अपने कैंसर के किसी भी स्टेज से जंग लड़ सकता है और उसमें जीत भी सकता है। इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।